नमस्ते, सब कुछ नमस्ते। नमस्कार आप सभी को। आज नमस्कार। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जीवन में, समाज में, और इन सबसे बढ़ते हुए, पार पाते हुए, उलझते हुए, सुलझाते हुए, सुलझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का संकल्प है कि भले ही हमारे सामने कितनी विषम परिस्थितियां हों, हम जीवन जीने का दमखम रखते हैं और जीवन रुकता नहीं है। जिस दिन ये जीवन रुका उस दिन सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। इसलिए जब तक सांस है, दम है, तब तक हम लोग अपने इस जीवन के सफर को जारी रखें, सकारात्मक पथ और सकारात्मक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। और आईएसएमटी ने कोरोना काल में भी अपने दायित्व को निभाया और बहुत सारे जो आम नागरिकों की जागरूकता के लिए करंट अफेयर्स पर, पर्यावरण संरक्षण पर अनेक कार्यक्रम किए गए। उसी कड़ी में स्वयं सेवी विकास और आपदा परिषद बीसीडीडी की ओर से आज पर्यावरण संरक्षण के विषय, जिसमें एक वृक्ष लगाइए, जीवन बचाइए, यह ऐसा विषय है जिसमें हम सभी जो ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले प्राणी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। और हमने से बहुत सारे लोग जो समझते हैं उन पेड़ों की उपयोगिता, समझते हैं, वो भी अनजाने में उन पेड़ों की उपेक्षा करते हैं, उनको नष्ट करते हुए देखते रहते हैं। कोई विरोध प्रतिरोध या पेड़ लगाने की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो कहीं न कहीं दम भी तोड़ती नजर आती है। और प्रकृति ने इतना सुंदर हमें उपहार दिया है, कितना सुंदर ये जीवन चक्र है कि मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जो देता है, इससे वनस्पतियों को जीवन मिलता है, उनका भोजन बनता है, उस पर आश्रित होते हैं। और पेड़ों का ये काम है कि वो प्रकाश संश्लेषण की रोशनी से अपने भोजन को तैयार करते हैं, फिर वो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है और वो सोखते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। एक तरफ मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन जीवनदायी है, तो दूसरी ओर पेड़ पौधों के लिए ये कार्बन की जो उचित मात्रा है वो भी जरूरी है। तो आज हम सब इन वृक्षों के बारे में जानकारियां और इनकी उपयोगिता पर बात करना चाहते हैं, जिससे लोगों के बीच एक मैसेज जाए कि वृक्ष का रहना इस मनुष्य समाज के लिए कितना आवश्यक है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में केवल 9 ही ऐसे पेड़ हैं
जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको देते हैं, उनमें पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसी तरह से नीम है, और आरिका बाम है, एलोवेरी है, तुलसी है, वाइल्ड जरबेरा है, स्नेक प्लांट है, आर्किड है, क्रिसमस कैक्टस है। ये 9 ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। और पीपल का ये हाल है कि पीपल का पेड़ सबसे लोकप्रिय पेड़ों में से एक है, जो हवा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। जहां अधिकांश पेड़ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वहीं पीपल का पेड़ रात में भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का जो पेड़ है वो पवित्र अंजीर या धर्म के रूप में भी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। और नीम ये एक औषधि वृक्ष भी है, और उस परिस्थिति में, गर्म मौसम में भी ये जीवित रह सकता है। और छायादार होने के साथ ऑक्सीजन भी बहुत देता है। और जामुन भी है। जामुन का यह सदाबहार और बड़ा वृक्ष का रूप है, जिसमें कम पानी और हल्की मिट्टी में ही ये बढ़ के अपने पूरे आकार में आते हैं। और खमार, इसे भी लगाना आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ज्यादा ऑक्सीजन देता है, 5-6 साल में बड़ा हो जाता है। आम सबसे अच्छा है, यह सदाबहार पेड़ है। गर्मी में इसके पत्ते भी नहीं झड़ते, इसको लगाना आसान है, और देखभाल भी समय समय पर कुछ महीनों के लिए करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो हमारे जीवन को बचाए रखने में काफी मददगार होते हैं। तो हम सबसे पहले आज की इस चर्चा में श्री कौशल मिश्र जी, जो ISMT महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कौशल जी आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। कौशल जी। सभी सम्मानित सदस्य गणों को मेरा प्रणाम। आज नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। सबको सुनाई आ रहा है? सर सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी हेलो, सुनाई पड़ रहा है। सुनाई दे रहा है सर। सुनाई पड़ रहा है ना? हेलो। तो जो हमारे अध्यक्ष सुनाई पड़ रहा है सर। चंद्रशेखर सर जी ने जो पेड़ों के संबंध में कहा, उन्होंने नीम के बारे में कहा, उन्होंने पीपल के बारे में कहा, और सच पूछा जाए तो आज का विषय ही बड़ा माने प्रकृति संरक्षण के रूप में बहुत अच्छा विषय है कि हम लोगों ने कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए मनुष्य की रक्षा के लिए। तो प्रकृति संरक्षण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए पहले हमारे थोड़ा सा माने हम क्यों इस स्थिति में आए, हमने जो निवेश किया
पहले के लोगों ने जो निवेश किया है वापस ना लेने के लिए पेड़ों में, ऐसा देखा जाए तो एक बार जैसे पेड़ लगा दिए, उसमें निवेश जैसा ही मान के चले हम कि निवेश कर दिया है मानव ने, तो वो वस्तु ऐसी रहती है कि हम उससे कुछ भी अपनी आखिरी सांस तक वापस ना लें। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई आज के जमाने में, इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा पीछे 100-200 साल पीछे जाना पड़ेगा। कि पहले तो ये ऐसा हुआ कि 1776 के आसपास अंग्रेज लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि जितने फलदार पेड़ हैं, जैसे महुआ हो गया, बिहाड़ा हो गया, हिरडा हो गया, इन पेड़ों को कट कर लिया जाए और इनका उपयोग रेलवे पटरी में किया जाए ब्रिटेन में। तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करके 1776 में उन्होंने सब मध्य प्रांत का सबसे ज्यादा योगदान था उसमें, वो सब काट के ले गए। उसके बाद 1955 में मालगुजारी एबोलिशन हुआ, तो मालगुजार लोगों के पास जो जंगल थे उसमें अच्छे अच्छे पेड़ थे, उनके पास, किसी के पास 1000 एकड़, किसी के पास 2000 एकड़ ऐसी जमीनें थी। तो लालच में आकर उन्होंने क्या किया है कि वो सब जो मिले जुले पेड़ थे उनको सब कटाई कर डाला, इससे पेड़ों की हानि हुई। उसके बाद क्या हुआ, 1960 के पास आके ये ठेकेदारी प्रथा हो गई। ठेकेदार लोगों ने आधाधुंध जंगल काटे, आधाधुंध जंगल काट के उसको पूरा साफ कर दिया। देखिए एक उदाहरण है कि मध्य प्रांत में मंडला जिले में ऐसी कुछ तराई में कटाई हुई है, ये अपने विघ्न पर्वत और ये इसके सातपुड़ा के बीच में तराई के जितने इलाके हैं मंडला जिले के आसपास के या मंडला जिले के, कि ये बात है समझिए 1852 के आसपास की बातें हैं ये सब, कि उन्होंने, अंग्रेजों ने इतना ज्यादा कटाई कर डाला वहां पे कि जो उनकी पर्वत श्रृंखला है, टाइगर वगैरह जो वहां रहते थे, बहुत सारे टाइगर थे, इतने टाइगर थे कि माने उनकी उस समय तो गिनती वाजिब नहीं थी, गिनती करता नहीं था कोई, तो वो सब पहाड़ियों पे चले गए, अपनी जान बचाया, और तराई के सब टाइगर दूसरे जीव जंतु गायब हो गए। तो ये क्या हुआ, ये वर्धा जिले, ये विदर्भ का जो चंद्रपुर जिला है, इनका डायरेक्ट मंडला जिले के कान्हा किसली से संबंध था। तो 300 किलोमीटर का वो जो कॉरिडोर है, जो पर्वतों पे रुक गए थे टाइगर वगैरह, वो इधर की तरफ 300 किलोमीटर, क्योंकि महुए के पेड़ों की बहुत ज्यादा वहां पे तादाद थी। जितने महुए के पेड़ ये 300 किलोमीटर के कॉरिडोर में है, कान्हा किसली और चंद्रपुर के, उतने भारत के किसी भी कॉरिडोर में नहीं है। तो वहां पे टाइगरों के लिए माने हर्बीवोरस थे, और घास रहने के कारण हर्बीवोरस वहां रहते थे, तो टाइगरों का प्रवेश यहाँ हुआ है चंद्रपुर जिले में, वो जिसको ताड़ोबा कहते हैं। तो एक कनेक्शन है। और जहां तक पेड़ लगाने की और पेड़ काटने की बात है, पेड़ लगाने के संबंध में हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि 60 साल की उम्र के बाद तो एक पेड़ नहीं लगाना चाहिए, 60 साल की उम्र के बाद तो अपनी उम्र के हिसाब से लोगों ने पेड़ लगाना चाहिए। 61 साल के हो गए तो 61 पेड़ लगा दिया साल भर में, ऐसा होगा तो ये जो पिछली ये जो हानियां हुई हैं हम लोगों की पेड़ ना लगाने से, ये दुरावस्था आ गई है। कई दुरावस्था आई है सर, इतनी दुरावस्था आई है कि जिसको हम अब झेल नहीं सकते। अब देखिए, पहले हमारे मध्य प्रांत में ये जो छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, वो उड़ीसा की तरफ से हाथियों के झुंड आते थे, आज से करीब 150 साल बीते हैं सिर्फ, और वो मार्ग से वो जाते थे सीधा बस्तर और आंध्रा। माने सैकड़ों की संख्या में हाथी आते थे, अपना मार्ग अधिग्रहण करते थे और आंध्रा और यहाँ जाते थे बस्तर में।
पेड़ कटने से क्या हुआ, बांध बनने से क्या हुआ, एक तरफ तो विकास होते रहा, दूसरा ये जीव जंतुओं का मार्ग रुक गया। आज भी देखने गया था, मैं स्वयं देखने गया था वहां पर गोंदिया जिले के पास, तो पहाड़ियों के ऊपर अभी भी हाथी पकड़ नाम के गड्ढे बने हुए हैं। अभी तक 150 साल बाद भी उनका मिटे नहीं हो, अभी भी वहां जगह पर ही है वो। तो पहले उसमें क्या करते थे, वो उनके मार्ग में हाथी पकड़ने के लिए गड्ढे खोद देते थे लोग, और उसमें हाथी के बच्चे उसमें गिर जाते थे। तो उस समय इतना बड़ा पेड़ों का वो था, इतना बड़ा जंगल था कि हाथी रहते थे। अब तो जहाँ हाथी रहते हैं वो तो जंगल माने पेड़ पौधों से बहुत हरा भरा रहता है। तो पूरी मटिया मेट हो गई वो जगह, और हाथियों ने करीब 150 साल से यहाँ आना बंद कर दिया था। अब देखिए पेड़ों की यही माया है, माने एक दूसरे से कनेक्टेड है सब मानव जीवन, और पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब एक, तो अगर एक भी उसमें का लिंक खत्म हुई, मैंने खुद देखा है सर। मैं खुद पहले भी एक ऐसी पीढ़ी से आता हूँ कि 3 पीढ़ी जिनके पास जंगल का काम था। तो मैंने देखा कि अगर कहीं लिंक एक खत्म हुई तो उससे आसपास के 1-2 गांवों की लिंक खत्म हो जाती है पूरी। एक इमली का झाड़ हम लोगों ने अगर काटा तो उसमें से उसमें रहने वाले करीब 300 प्रजाति के कीड़े मकोड़े इधर उधर हो जाते हैं, इंसेक्ट जो रहते हैं। और जमीन में जो निमेटोड वगैरह और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, छाया ना रहने से वो तितर बितर हो जाते हैं, और एक जो चेन है जिसको अपन नेचुरल चेन बोलते हैं, इकोसिस्टम है, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। और उसके कारण क्या होता है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर अपने आप ही हो। आप 10 गांव का परिक्षेत्र लो तो क्लाइमेटिक फैक्टर 10 गांव के भी बदलते रहते हैं उसमें। और क्लाइमेटिक फैक्टर बदलने से क्या होता है, आर्थिक विवंचना आती है, लोगों के व्यवहार बदलते हैं, और उससे सामाजिक परिवर्तन धीरे 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 माने एक अलग प्रकार का सामाजिक परिवर्तन गांव में फैलने लगता है। तो इन सबके पीछे यही है कि आदमी लालच ना करे और अपने मन में ठान ले कि एक पेड़ लगाएंगे, मानव जीवन बचाएंगे। बिल्कुल सार्थक वाक्य है। हमारे चंद्रशेखर सर ने जो ये वाक्य रखा है, बिल्कुल सार्थक वाक्य है कि एक पेड़ लगाएं, जिससे धीरे धीरे उसका फैलाव हो, और फिर से हम उसी उसको स्थिति को पहुंचे आज से 100-150 साल पहले की, जिससे मानव कम से कम उसका मन, उसका संतोषी स्वभाव का रहे। ये पेड़ पौधे हमको यही सिखाते हैं कि दूसरे के ऊपर उपकार करो, लेकिन उसका क्षतिपूर्ति कभी मत वो करो। तो सब कुछ देते हैं हमको पेड़ पौधे, हम उनसे लेते भी हैं, लेकिन आदर्श रूप में। मानव को कभी कभी मालूम नहीं पड़ता कि पेड़ पौधों के कारण हम जीवित हैं। तो ऐसा हो, लोगों के दिलों से ये लालच निकले कि भाई पेड़ काट के हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ये गलत, एक गलत प्रिजम्पशन है। तो इसीलिए हम लोगों ने सबने प्रकृति की रक्षा के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के माने रख रखाव के लिए, उसके लिए हम लोगों ने अपनी पीढ़ी में जरूर पेड़ लगाना चाहिए। और हम दृढ़ निश्चय करें इस चीज का कि हम पेड़, एक पेड़ या 100 पेड़ या 50 पेड़ जो भी हमारे हिस्से में होगा वो हम लगाएंगे। तो मैं बात को यही खत्म कर लेता हूँ, बहुत समय ले लिया मैंने। मान्यवर लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद कौशल जी, आपने अच्छी बात बताई है। और आज की नई जो पीढ़ी है उनको अगर ये आवाज मिलेगी, उनके कानों तक जाएगी, तो आशा यही की जाती है कि उनको आपका ये संदेश उनको प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। अब मैं अगले जो हमारे अतिथि वक्ता हैं, श्री बुद्धदास मिर्गे जी, वो हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी में
डिप्टी चेयरमैन है पश्चिम, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मिर्गे जी अब आप अपनी नमस्कार बात सर। सभी के सामने रखें। मिर्गे जी। नमस्कार नमस्कार। आज के इस संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के चेयरमैन माननीय चंद्रशेखर जी, और अभी अभी मीटिंग इन्होंने शुरू है सर। वक्तव्य दिया माननीय कौशल मिश्र जी, और उपस्थित सभी सुधीजन। जैसे कि मिश्र जी ने बताया अभी कि जंगलों का पिछले 150-200 साल में क्या हाल हुआ है, और उसके मनुष्य कुछ कट गया था। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही रही मिश्रा है। जी? जी हाँ, जी आ आ रही रही है। है। तो जी बीच में कट गया था कुछ। तो जो गंभीर परिणाम हुए हैं, तो वो मनुष्य जाति के साथ साथ प्राणियों पर भी उसका असर पड़ा है। हम आए दिन देखते हैं कि गांव में टाइगर घुस गया या कोई वन्य प्राणी घुस गया, और मानव जाति किसी मानव को उठा ले गया, किसी महिला को उठा ले गया, या किसी जानवर को उठा ले गया। तो ये इस वजह से हुआ कि उनका जंगल सुरक्षित नहीं रहा। जंगल में उनकी सुरक्षितता हमने सुनिश्चित नहीं की, पेड़ काटने की वजह से या अन्य विकास कामों की वजह से। तो ये सारी चीजें मानव और वन्य प्राणियों का संघर्ष अभी हाल के दिनों में बढ़ा है। तो इस पर जो उपाय है, वो व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर हमें पेड़ लगाना और पेड़ों का संवर्धन करना, यही इस आज के परिप्रेक्ष्य में नजर आता है। जैसे सर ने कहा कि जहाँ भी जगह मिले, जहाँ भी खाली जगह मिले, वहाँ हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और ये केवल एक रस्मी कार्यक्रम ना रहते हुए हमें इसकी गंभीरता से, इस चीज को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और एक उत्सव की तरह उसको मनाना चाहिए। जैसे कि हम किसी ना किसी का जन्मदिन मनाते हैं, स्मृति दिन को उन्हें याद करते हैं, किसी शादी विवाह में शामिल होते हैं, वो भी एक उत्सव होता है। तो इन उत्सवों के दिन भी, या अपने परिजनों के जन्मदिन पर या स्मृति दिन पर, इस तरह के आयोजन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं वृक्षारोपण कर करके। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जब हम संवर्धन की बात करते हैं, वृक्ष संवर्धन की बात करते हैं, तो हमें इकोलॉजी भी ध्यान में रखनी चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में जैसी जमीन है, उन क्षेत्रों का अध्ययन करके, उस मिट्टी का अध्ययन करके इस तरह के पौधे लगाने चाहिए, इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक पनप सके, अधिक से अधिक उसकी मानव जीवन के लिए और वन्य जीवों के लिए उपयोगिता सिद्ध हो सके। इस तरह के हम कार्य निजी जीवन में शुरू करते हैं और सामूहिक जीवन में उसको एक रूपायित करते हैं। तो ये जो मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष है, उसको कुछ हद तक हम कम करने में कामयाब हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि पर्यटन के हिसाब से टाइगर रिजर्व का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र
रहता है। उस उस केंद्र में हम पर्यटकों की संख्या को देखते हुए वहां पर जो अधिक संख्या में मानव वहां पे जा रहे हैं, उससे उनका क्षेत्र भी डिस्टर्ब हो रहा है। उनको उन वन्य प्राणियों को मानव के हस्तक्षेप के कारण उनका रहवास में, अधिवास में समस्या आ रही है। जैसे कि हम आए दिन देखते हैं कि पर्यटक गए पर्यटन के लिए, किसी बाघ ने हमला कर दिया, किसी भालू ने हमला कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं उनको डिस्टर्ब करने के कारण हो सकती है। तो इसके ऊपर भी हमने सावधानी के साथ काम करना चाहिए, या सरकार और बाकी समाज को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण भी हो और अपना पर्यटन भी ठीक तरह से हो। इसमें जो मानव जीवन के लिए जो पेड़ों की आवश्यकता है, हर पेड़ किसी ना किसी काम आता है, जिसकी औषधि गुणधर्म है उसका काम आता है। तो उसके ऊपर भी अनुसंधान को अभी बढ़ावा देना चाहिए कि कौन सा पेड़ किस बीमारी के लिए, किस को औषध के लिए काम आता है, कौन सा औषध या कौन सी दवा वहां पे उस पेड़ के कारण मिलती है। तो जो आदिवासी क्षेत्र है, हमारा वन क्षेत्र है सघन वाला, घना वाला, तो उस क्षेत्र में जाकर भी कुछ अनुसंधान की आवश्यकता है कि उन लोगों को पेड़ों के बारे में उनकी बारीकियां पता है, उनके पत्ते से लेकर उनकी मूली, जड़ी बूटी, सारी चीजों का उनको ज्ञान है। तो यदि जंगल ऐसे कटते जाएंगे तो उसका जो ज्ञान है वो कम होता जाएगा, या आगामी दिनों में नष्ट भी हो सकता है। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए, ताकि हमें सालों साल उसकी जानकारियां प्राप्त होती रहे, और उसका किताब के रूप में या वीडियो के रूप में या वॉइस के रूप में, इस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें अपने सुरक्षा के लिए, या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, या मानव की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। इस तरह की जो अभी परिस्थितियां पैदा हुई है, उसके विकास के साथ साथ मानव के हस्तक्षेप के भी का भी एक कारण है या कारक है, मानव भी उसके लिए कारक है। तो इस पर जन जागृति करने की भी आवश्यकता है। तो इस संगोष्ठी के बहाने हम लोग आज मिल रहे हैं, और एक देशव्यापी एक अभियान के रूप में जो काम पेड़ों के बारे में होना चाहिए, वृक्षारोपण के बारे में होना चाहिए, उसका एक भाग हम लोग आज बन रहे हैं। तो अभी बरसात का मौसम आगामी दिनों में शुरू होने वाला है, तो उस हिसाब से हमें पेड़ों की लगाने की विधि या उसकी प्रक्रिया अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए, और सभी से इसका आवाहन भी करना चाहिए। तो इस संगोष्ठी के बहाने हम लोग ने एक अच्छा मौका सभी को मिला है, और हम समाज में जाकर के इसका प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए, और जो नई आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी इसके बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि वो भी जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए अभी से अपने मन मस्तिष्क में इस बात को ध्यान में रखेंगे, और जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसको बनाए रखेंगे, या उसका बचाव करने में अपना योगदान देते रहेंगे। मैंने जो चीजें कुछ बताई 2 शब्द में, तो मैं इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने चेयरमैन चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मिर्गे जी, आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में वृक्ष को लगाने की विधियां
मृदा परीक्षण और उनके संरक्षण पर तथा आज की पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक मैसेज दिया है। हम सभी को विश्वास है कि जैसे आपने कहा कि केवल ये औपचारिकता ही न रह जाए, इसको हम सभी को मिलकर कम से कम इस बरसात के मौसम के पहले एक पेड़ लगाने की अपने हाथों से करनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों का अभियान दिखने लगे कि हम लोग एक सकारात्मक पथ की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुर्गे जी। अब मैं अगले क्रम में हमारे महाराष्ट्र ISMP के असिस्टेंट चेयरमैन आदरणीय श्री NN काजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। काजी साहब। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इसमें सहभाग होने के लिए दावत दी है। तो पेड़ एक ऐसी चीज है जो आकाश और जमीन के बीच का एक संबंध अच्छे तरह से बना के रखने वाली चीज है। जमीन और आसमान को जोड़ने वाला सिर्फ पेड़ ही है, और ये पेड़ एक कुदरती छलनी है। और ये छलनी क्या है? पेड़ के जरिए से पानी, जल शुद्धि और वातावरण शुद्धि करने वाली ये कुदरत ने दी बहुत बड़ी छलनी है। अगर ये हट गई तो वातावरण भी दूषित हो जाएगा और पानी भी दूषित हो जाएगा। तो हमारे शहर में, हमारे गांव में अत्यंत हानिकारक और अपायकारक 2.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के साइज के द्रव्य कण हवा में रहते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? अपनी मोटरसाइकिल चलाने के बाद, अपने वाहन चलाने के बाद जो गैस निकलता है, या ज़मीन में कुछ सड़ी हुई चीज़ों से गैस निकलता है, या कोई कारखाने में यानी कि बड़ी बड़ी यानी कि साइजिंग रहती, फैक्ट्रियाँ रहती, गन्ने की फैक्ट्रियाँ रहती, इसमें से निकलने वाले जो द्रव्य कण रहते हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। और ये 2.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक रहते हैं, और ये सीधा हवा में शामिल हो जाते हैं। अगर ये द्रव्य कण सीधा श्वास के जरिए से अगर इंसान के फेफड़े में चले जाएंगे तो इसका असर अपने यानी कि ब्रेन पर होता है, और डायरेक्टली ये द्रव्य कण जो हमारे फेफड़े में जाएंगे तो हमारे ब्रेन कैंसर या अपने बॉडी के लिए कैंसर होने का संभव रहता है। और दूसरी बात, जो अस्थमा है उसकी वजह भी यह है। हमारी इचलकरंजी में कपड़े का बहुत बड़ा कारखाने का यानी कि पावरलूम वगैरह पहले थे, हाथ से हाथ मार्क थे, तो वहाँ पर गूंज निकलती थी कपास की, और वो गूंज इतनी हवा में फैलती थी कि हमारा गांव इचलकरंजी टीबी का यानी कि सबसे बड़े रोगी पाए जाने वाला गांव था। अभी अटलूम आ गए, थोड़ी सी उन्नति होगी तो थोड़े कम हो गए, पर अभी भी टीबी के जो लोग हैं, क्षय रोग, टीबी समझते हैं ना, क्षय रोग, वो क्षय रोग के रोगी सबसे ज्यादा इचलकरंजी में है। और दूसरी बात, 2016 में एक संशोधन किया गया था कि शहरी विभागों में जितने लोग रहते हैं उनके लोगों के द्रव्य कण से सुरक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, कितने पेड़ लगाना चाहिए। तो 2016 ने जो वैज्ञानिकों ने संशोधन किया था उसमें उन्होंने बताया था कि शहर में जो एरिया है, यानी कि समझो एक 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें वो शहर बसा हुआ है, तो उसमें से 30% का एरिया पूरा के पूरा पेड़ों से ढकना होना चाहिए। पूरा के पूरा 30%, पेड़ हो, रास्ते पर हो, जंगल में हो, खेत में हो, घरों के सामने हो, पूरा 30% अगर वो शहर का हिस्सा अगर पेड़ों से ढक जाएगा तो समझ लो कि वो शहर सुरक्षित रहेगा। किसके जरिए से? ये 2.5% और 10% माइक्रोन के जो द्रव्य कण है इनके जरिए से सुरक्षित रहेगा। और बदकिस्मती से अभी जो कैलकुलेशन आया है अपने सामने, वो सिर्फ 7% जो एरिया है शहर का जिसमें पेड़ है, और बाकी का पूरा के पूरा जो 93% एरिया है वो वैरन है जिसके पर पेड़ नहीं है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेड़ लगाकर ये प्रदूषण पूरा करना चाहिए। और पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि ये तो ठंडक देता है गर्मी के मौसम में। अगर आप किसी घने पीपल के पेड़ के पास जाएंगे या नीम के पेड़ के पास जाएंगे या आम के पेड़ के पास जाएंगे तो घने दरख्त के नीचे बैठेंगे और बाहर पेड़ के बाहर का जो टेम्परेचर रहता है, अगर वो 37 है और आप पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे तो 32 हो जाता है। यानी कि 5% टेम्परेचर ऑटोमेटिकली पेड़ की छांव कम करती है। तो ये पेड़ का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये पेड़ के साथ साथ पेड़ तो लगाए। अभी तो मैं तो हमारे स्कूल में क्या करता हूँ, नर्सरी और LKG में जो बच्चे आते हैं, हर एक बच्चे के नाम से एक पेड़ लगाने बोलता हूँ। और 10th स्टैंडर्ड तक वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि बच्चे वो अपने फख्र के साथ देखते जाते हैं कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। और मेरे स्कूल के आसपास और रास्ते पर भी मैंने उन बच्चों के पेड़ लगाए हैं। अब वो बच्चों की शादियां भी हो गई हैं और जाते जाते अपनी गाड़ी पर से मोटरसाइकिल से इशारे से दिखाते कि ये मेरा पेड़ है। तो ये बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई यादगार अगर चीज करनी है तो आपको एक पेड़ लगाना है, और वो भी बचपन में लगाना है, जो बड़ा होते हुए आप देखेंगे और जिसके फल भी आप खा सकेंगे। तो ये पेड़ों की बात तो हो गई, मगर समंदर में भी पेड़ है, समंदर में भी हरियाली है, उसका क्या? मगर समंदर की हरियाली और समंदर के जो पेड़ हैं उसका पूरा क्या पूरी बर्बादी ये मनुष्य जीवन कर रहा है। दुनिया में कई कई तरीके के यानी जानवर है, कीटक है, सांप है, मच्छी है, हाथी है, शेर है, वही कोई यानी कि कुदरत को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। हानि पहुंचाता है सिर्फ ये मानव, जिसके जरिए से जिसकी यानी कि जरूरत की चीजों की वजह से और जिसके हवस के जरिए से जितनी चीजें पानी की बोतल, प्लास्टिक की बैग, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक का इतना अंबार लगा हुआ है। तो मैं परसों एक जगह पढ़ा, 7 कॉन्टिनेंट है अपने पूरी दुनिया के अंदर। अगर थोड़ी साल 25-30 साल ऐसे चले जाएंगे तो उसमें का एक आवाज आ रही? हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही? हाँ ना, आवाज नहीं आ रही। अभी बंद हो हाँ, गई थी, ठीक है। मैंने शुरू किया। आ रही ना अभी? हेलो। जी आ रही है आवाज आवाज? मिल रही है? आवाज आ रही। ओके सर। तो प्लास्टिक का जो समुद्र में जो है ना, अभी अमेरिका क्या कर रहा है मालूम है आपको? अमेरिका उनका जो कचरा निकलता है वो कचरा पूरा जहाजों के जरिए से अफ्रीकन कंट्री में लेके जा रहा है और वहां पर जंगलों में और पहाड़ों में और दरियों के अंदर फेंक रहा है और अफ्रीकन लोगों को पैसा दे रहा है और वो कचरे से अपनी जान छुड़वा रहा है। फ्रांस क्या कर रहा है, प्लास्टिक का कचरा बेहिसाब निकाल के समुद्र के बीच जाता है और समुद्र में छोड़ के आता है। और ये पूरी बाढ़ आने के बाद जो कचरा बाढ़ नदियों के जरिए से और नालों के जरिए से नदी में जाता है और नदी से जो समुद्र में जाता है, वो हिंदुस्तान का जो कचरा साल भर में समुद्र में जाता है 1,26,513 मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा हर साल समुद्र के अंदर जाता है। और फिलीपाइन बहुत छोटा देश है और वो छोटा देश 3,56,371 मीट्रिक टन कचरा प्लास्टिक का समुद्र के अंदर छोड़ रहा है, जिसके जरिए से मच्छियाँ, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, वहाँ के यानी कि बहुत बड़े बड़े शार्क यानी कि आप बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये सब यानी कि समंदर में 1,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पेड़ है जो कि पूरे के पूरे वहाँ पर के जीव जंतुओं को अनाज भी देते हैं और उनका सप्लाई भी बराबर करते हैं। तो ये सारी कुदरत की बर्बादी हमारे मानव के जरिए से हो रही है। अगर और ये पर्यावरण का उन्होंने सही तरीके से उन्होंने संरक्षण नहीं किया तो बर्बादी लाजिम है। ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें बहुत जल्द होने वाली है और आने वाली पीढ़ी बहुत ही यानी कि थोड़ी भी तंदुरुस्त नहीं रहेगी, कई बीमारियों से मुब्तला हो जाएगी। तो ये पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल बारिश के मौसम के अंदर हमारे इचलकरंजी म्यूनसिपालिटी में हजारों पेड़ आते और पूरे देखते हैं हम अखबार में कि गवर्नमेंट की तरफ से लाखों पेड़ आते और पहाड़ों के ऊपर पेड़ के लिए खड्डे निकाले जाते और खड्डे निकाल के पेड़ लगाए जाते, मगर एक भी पेड़ उस पर से पनपता नहीं। दूसरे साल और पैसा आता है गवर्नमेंट का और वही पैसे से पेड़ लाते और वही खड्डे में लगाते हैं, मगर वो पेड़ यानी कि उसका पेड़ का संवर्धन नहीं होने की वजह से पेड़ की बढ़ा वो बढ़ता नहीं है। तो ये जैसे मिर्गी जी ने कहा, मिश्रा साहब ने भी कहा कि पेड़ और ये पौधे और ये
आयुर्वेदिक का जो पूरा भंडार पड़ा है पहाड़ों के अंदर पूरा खत्म होते रहा है। गांजा आपको मालूम है, गांजा कितनी छोटी सी 4 पत्तियां हैं, खाने के बाद इंसान की कैसी हालत बिगड़ती है। और ऐसे कई यानी कि औषधि वनस्पतियां हैं जो पूरे पहाड़ों में पड़ी हुई हैं, जो देश के पूरा आयुर्वेद के साथ अगर इंसान चलेगा तो एलोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद ही सबसे बड़ा अभी उपचार का केंद्र बन जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि एलोपैथी पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। उसके लिए पहाड़ों पर के पेड़ों का संवर्धन करना जरूरी है। और हमारे बच्चों को खास करके इंसान, मैं श्योर हमारे यानी कि स्क्रीन पर 8-10 लोग हैं, मैं देखता हूँ अगले साल कितने पेड़ लगाते हैं। मिश्रा जी ने तो कहा कि 60 लगाऊंगा, अभी देखेंगे कितने लगाते हैं, हमसे नहीं होता हो। तो ये स्कूल में और गवर्नमेंट ने जितने भी लाखों पेड़ लगाते हैं ना, उनके तरफ बारीकी से ध्यान देना हम सारे यानी कि एजुकेटेड लोगों का और पर्यावरण प्रेमी लोगों का यानी कि कर्तव्य है। तो वो हम करेंगे, अपने बच्चों को पेड़ लगाने के लिए बोलेंगे। अगर आपके घर में कोई से छोटा बच्चा है, उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे के केक के जरिए पेड़ ला के दो उसे और पेड़ लगाने बोलो। और अगले साल दिखाओ कि तूने पेड़ लगाया था, और 10-20 साल के बाद वो देखेगा, उसके जरिए से वो पेड़ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सारे अच्छी तरह से सारे पेड़ों की संवर्धन करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे, और गवर्नमेंट का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसके तरफ भी ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और छोटी सी बात रखने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद काजी साहब। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को आंकड़े और हानियों को भी आंकड़ों में जो प्रदर्शित किया है, जो बताया है, वह काफी चिंताजनक है। और जो आपने प्रयास किए हैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ, वो भी काफी सराहनीय है। और आपके इस कार्य का हम सभी लोगों को अनुकरण करना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसे करें जो जहां पर संभावनाएं हों बच्चों को लेकर, उनके साथ जरूर एक ये वृक्षारोपण का कार्य करें। आपने ये जो संकल्प दिलाया है बच्चों को साथ लेकर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे पेड़ भी बड़े होते हैं, तो उनकी भी एक स्मृति बनी रहेगी और दूसरे लोग भी जो इसको देखेंगे सुनेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत आभार काजी साहब, आपका सुझाव बहुत ही सकारात्मक है। आपका इस संबोधन के लिए एक बार फिर से आपका आभार, धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता जो अतिथि वक्ता हैं, ISMP की सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य तथा समाज सेवी आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूं कि अशोक जी आप आए और अपनी बातों से हम सभी को प्रेरित करें। अशोक जी। जी, ISMP के VCDD कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जन और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को हमारा अभिवादन है। आज का जो विषय था उस पर जो चर्चा हो रही है बहुत अच्छा लगा सुनने में। और अभी काजी साहब ने जो कुछ बताया है वह लोगों के बीच जानी चाहिए। लोगों के बीच मतलब जैसे विद्यालय है
और विद्यालय में बच्चों को इससे जोड़ा जाए। वो इसलिए कि मुझे याद है जब मैं आज से 30 साल 35 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, पेड़ ज्यादा होते थे। पेड़ों को काट काट करके लोग उस जगह पर घर मकान और दूसरी चीज बनाने लगे। आज स्थिति ये है कि जब मैं कॉलेज पहुंचता हूँ तो गर्मी जब 30 डिग्री था 42-45 डिग्री हो रहा है। 42-45 डिग्री केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं है, पेड़ों की कमियों के कारण है। एक कृषि महाविद्यालय के एक सीनियर प्रोफेसर थे, उनसे हमको आज से 30 साल पहले की बात है, उनसे हमको परिचय था। वो मेरे पास आए और कहने लगे कि सारे कॉलेज में मैं जाऊंगा और जाकर के वहां पेड़ लगवाऊंगा, चाहे वो पीपल का हो, बर का हो, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, और जोड़ जोड़ के लगाऊंगा, 2 पौधे एक साथ जोड़ कर लगाऊंगा। और वो कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल से मिल करके, टीचर से मिल करके वहां पर जो पौधे लगाए, आज वो पौधों का जो रूप है, उसके कारण कॉलेज में बच्चों को खड़ा होने का और रुकने का अवसर मिला है। वरना इस धूप में और इस गर्मी में कहाँ रुके, कैसे रुके? क्लासरूम में तो सारे नहीं जा सकते जो क्लास से जुड़े में नहीं। तो इस तरह से पौधा नहीं, पेड़ की बात कर रहा हूँ, पेड़ों का जो विकास होना चाहिए और स्थिरता बनी रहनी चाहिए, उसके कटाव पर रोक लगनी चाहिए। इन बातों को लेकर के हम लोगों को जन जन के बीच भी बात रखना चाहिए और सरकारों के बीच भी बात रखना चाहिए। एक नीति बनानी चाहिए सरकार को कि हमें पौधे लगवाने हैं, और पौधे लगवाने के लिए जैसे पढ़ाई के लिए विषय तय होता है, वैसे पौधे लगाने के लिए भी विषय तय हो, और उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों को देश के लिए और पूरे संसार के लिए एक अच्छे शिक्षा से जुड़ने का अवसर दिया जाने का काम होना चाहिए। पेड़ पौधा लगाना केवल शिक्षा देना नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज और जीवन को सुरक्षित करने का एक कदम होगा। आपने जो विषय रखा है बहुत अच्छा रखा है। इन विषयों की जानकारी लोगों के बीच पहुंचे कि किस तरह से पेड़ों के साथ जुड़कर लोग अपना विकास और जीवन को सुरक्षित करने का काम कर सकें। इन बातों को लेकर आपने जो कुछ किया है, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, और इन बातों के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपने अपने जीवन में इतना सब कुछ देखा है और सहा है, समझा है कि आपको हम सभी को याद करना चाहिए कि कोरोना काल में किस तरह से लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपना दम तोड़ रहे थे, और पेड़ों की ये दुर्गति है कि हरे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, उसको आवासीय क्षेत्र में बदल दिया जा रहा है। और काश ये हम लोग बहुत पहले से ही सोच रहे होते सभी लोग कि एक हरे भरे पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने लाभकारी हैं, तो शायद कोरोना काल में जो हम सभी का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, हमारे पर्यावरण प्रदूषण से जो हमारी क्षमता पर असर पड़ा, वो शायद इतना नहीं होता, और बहुत सारे लोगों की जान बचाने में ये गंभीर उपाय नहीं तलाशने पड़ते। तो अशोक जी ने भी काफी सकारात्मक पहल की है। इनके अपने कॉलेज में जहां आप
प्रोफेसर हैं वहाँ, जिनके ग्राउंड में भी बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, मौलसरी के पेड़ हैं। इन्होंने एक बार हमें दिखाया था। तो और आप हमेशा से ये प्रयासरत रहते हैं कि किस तरह से हमारा समाज पर्यावरण प्रदूषण से बचा रहे और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमेशा चिंतन करते हैं आप। और आपकी बातों को लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आज का ये जो कार्यक्रम है, हम इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड करेंगे, वो ताकि सभी के लिए अवेलेबल हो जाए और हम लोगों की ये जो बातचीत है वो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब मैं अगले अतिथि वक्ता के कड़ी में हमारे ISMP के सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानीय सदस्य श्री रविंद्र डी इनामदार जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। आप रत्नागिरी से हैं, आप आमों के शहर, हापुस जैसी आम के बगीचे के शहर रत्नागिरी से आप हैं और आपके यहाँ प्रदूषण नाम की ये जो चीज है वो बहुत न्यूनतम होगी और आपके यहाँ वृक्ष काफी खूबसूरत और बड़े पेड़ आपके यहाँ तटीय इलाके में, समुद्र के तटीय इलाके में दिखाई पड़ते हैं। रविंद्र डी इनामदार जी आए। नमस्कार सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। और ये स्वयंसेवी विकास और आपदा परिषद के चेयरमैन आदरणीय चंद्रशेखर जी, अभी थोड़ा मुझे नेट के प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं रहना, मैं नहीं रह सका, लेकिन जब भी जो बातें सुनी आप सब सी अच्छी है। और आज का जो विषय है, एक वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए, ये बहुत जरूरी है। अभी आपने सब कोरोना काल बताया, सब बताया, ऐसे बातें ही पूर्वजों ने अपने कोई संत थे उन्होंने भी लिख दिया था, वृक्षवल्ली अमा सोयरे वनचरे, यानी जंगल के प्राणी हो या जंगल हो, ये सब अपने नातेवाईक है, रिलेटिव है, उनको संभाल के रखना चाहिए। इस तरह से पूर्वजों ने आपको बताया है कि आपके तुलसी का रोप घर के सामने लगाओ या और वड़ की पूजा करो। ऐसे अनेक अपने धार्मिक संघ भी है कि जिसमें पेड़ों को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन ये पहले पेड़ की संख्या वन क्षेत्र के बारे में 50% रहा करती थी, जो जमीन है उसके 50% पेड़ रहा करते थे। लेकिन अब वक्त बदलता गया है, पेड़ों की कटाई हो रही है और भौगोलिक वन क्षेत्र जो है वो जो अपेक्षित 33% है वो न रहकर अभी 24% पर आ गया है, जो 24% जो कम हो रहा है। और इसका नतीजा बहुत भयानक हो रहा है। बादल या बारिश का कम होना, पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना, और जो जमीन पानी रोक के रखती थी वो पेड़ों की वजह से वो भी कम हो रही है। और पानी खुदाई जो बोरिंग है सब वो पानी निकालते हैं जमीन से, इसकी वजह ये सब ऐसे परिणाम इस पेड़ों की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अब उसको करना क्या है ये पहले, और ये आपके दूरदृष्टि जो चंद्रशेखर जी है उन्हें मैं सलाम करता हूं कि जो भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा आदर्श वो सामने रख रहे हैं। कि अभी हाल ही में आपको दिल्ली में देखा गया कि 2 दिन छुट्टी दी गई थी, प्रदूषण का प्रमाण बढ़ गया, इसलिए बंबई में 2 बार सूचना दी गई है कि प्रदूषण की लेवल बढ़ रही है, आप सुधारना करो। इस तरह से आप प्रदूषण बढ़ना उसको रोकना वो सिर्फ कायदे कानून से नहीं होगा। जब आपने मन में ठान ली होगी, जैसे चंद्रशेखर जी ने ली है, आप सब ने ली है, और आप हर स्कूल में या
हर जगह उसका काम होना चाहिए। अपने 2019 में जो सर्वेक्षण हो गया था उसमें थोड़ा बदल सामने आ गया कि 2261 तो किलोमीटर क्षेत्र बढ़ गया है वृक्षारोपण का, यह अच्छा हो गया है, लेकिन अभी और उसको बढ़ाना है आपको। दूसरी बात यह है कि ये जो दिल्ली सरकार है या पहले भी सरकार थी, उन्होंने भी वनीकरण विभाग जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उससे सपोर्टिंग होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय हरित सेना नाम का एक योजना है, गवर्नमेंट की है, नेशनल गवर्नमेंट की है, वो स्कूलों को 2500 या 3000 देते हैं और बच्चों में प्रेरणा बनाते हैं कि तुम पेड़ लगाओ, पेड़ का इम्पोर्टेंस समाज में भेज दो। इस प्रकार का काम चल रहा है, लेकिन उसमें हर टीचर या सब ने मन लगाकर काम करना होगा तो ये बढ़ सकता है। लेकिन क्या है, ये आप जो डिवोटेड काम है, जो काजी साहब बोल रहे हैं कि कोई भी काम ऐसा आसानी से नहीं होता, उसको त्याग देना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने खोना पड़ता है। अभी मैं ये ग्रुप में जो चर्चा सुनी कि पहले जो 1818 साल से बाद जो ब्रिटिश आने के बाद थोड़ा थोड़ा अपनी कटाई बढ़ गई, उसका यूज और रेलवे के रूल में पटरियां बढ़ाने के लिए पेड़ों की कटाई हो गई, ये सब वहां से शुरू हो गया है। लेकिन बढ़ाने के लिए कोई जो ठोस प्रोग्राम था वो कोई बनाया नहीं गया। मैं गुजरात में गया था, वहां का जो वृक्ष संवर्धन जो है वो या एकता नगर के नजदीक जो है वहां मैं गया था, वो वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा किया उन्होंने। या ऐसा हर जगह थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया तो अच्छा बनेगा। और गांव तक मैं चंद्रशेखर रिक्वेस्ट करूंगा, ये अभी भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप सब मन में ठान ले, कोई कंपटीशन लगकर, कोई ऐसी जैसे जिंदाल कंपनी जो बहुत बड़ी है, उन्होंने हमें, हमारा साइंस क्लब है, उन्हें हमें बहुत फाइनेंस करके वनौषधि वनस्पति का महत्व और लगाना कैसा, उसके पौधे कैसे होते, वो बढ़ाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल में वो बताते हैं। हर साल उसका कंपटीशन होता है और थोड़ी थोड़ी उसमें बढ़ाव आ जाती है, रुचि तो बढ़ जाती है। अगर पेड़ लगे या न लगे, लेकिन उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो काम है, यहाँ के हमारे बहुत से लोग हैं जो वन विभाग के वो काम कर रहे हैं। मैं पुणे की एक बात बता रहा हूँ, वनराय मोहन धारिया नाम का जो आदमी, जो मैं आदर्श मानता हूं उनको, कि जो पुणे में उन्होंने वनराय संस्था फॉर्म करके वह बहुत पेड़ों का लगाव किया है। ऐसे और कुछ लोग होंगे, आप तो सभी जानते हो, लेकिन ऐसे लोगों का इतिहास, ऐसा लोगों का कुछ लिखान अगर आप लोगों के सामने लाए, चिपको आंदोलन जो है उसका थोड़ापन बढ़ जाए, तो पेड़ बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों को लिपट के रहे, हमें काट दो लेकिन पेड़ मत काटो, ऐसा जो आह्वान कर दिया गया। इस तरह के जो कुछ पेड़ों के संबंधित है, उसका छोटा छोटा भाग अगर आप पेश कर सके, या उसकी डॉक्यूमेंट्री जो आप पहले बताए थे, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जहाँ कुछ अच्छा काम चल रहा है उसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। और जहाँ जो तज्ञ लोग है, पुराने लोग है, उन्हें वो पेड़ों के बारे में बहुत मालूम है। जैसे थाना में जो ट्रैक एरिया है, आदिवासी पाड़ा वगैरह, वहाँ उन लोगों को बहुत सब मालूमात है, पेड़ों का लिप कैसा उपयोग होता है, फूल कैसा है, उसका फल किस काम का है, ये सब मालूम है। उसकी मालूमात कलेक्ट करके, और आप जो बताया है, पहले शुरुआत आपसे होनी चाहिए, ये मुझे बहुत पसंद पड़ गया। पहला आप खुद को रोप लगाओ, और इस तरह से, और ये कुछ फंक्शन होते हैं, बर्थडे या कुछ मैरिज फंक्शन, वहां हम पौधे भेंट देते हैं और देना जरूरी है। इसकी वजह से कम वो एक रूम में तो पेड़ा लगे जाएगा, 5 घंटे जगह में पेड़ा रोप लग जाएगा, ऐसा हमें अपेक्षित रखते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े कारखानदार हैं, उनको जो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर रहे, इसके लिए अगर आप एक पर्यावरण प्रदूषण मंडल जो है उसके बारे में आपको कुछ मदद हो, आप वॉलंटरी काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर आप सहकार कर देंगे तो अच्छा होगा, जिसकी वजह से वहां पेड़े भी लग जाएंगे। तो मैं एक आपसे निवेदन करता हूं कि हमसे जो बनेगा, छोटा काम होगा, बड़ा होगा, लेकिन जो चंद्रशेखर जी का जो नारा है, एक वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए, वो हमें अब मालूम पड़ा।
2019-20 में जो कोरोना आ गया और ऑक्सीजन का स्टॉक कम हो गया, तो बहुत बड़ी आपको जरूरत महसूस हो गई। ये पेड़ों का दोनों काम करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। वो नेचुरल मशीन है पेड़। अपन ऑक्सीजन बना नहीं सकते हैं, लेकिन नेचुरली बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड कम करना ये सही नहीं। लेकिन पेड़ ये काम करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण जो साइंटिफिक प्रक्रिया जो है, उसमें पेड़ अपना सूर्य प्रकाश लेकर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके अनाज बनाते हैं, और उसके बदले में आपको अनाज भी देते हैं और ऑक्सीजन भी फ्री करते हैं। वड़ के पेड़ हो या पीपल के पेड़ हो, ऐसे बहुत से बड़े पेड़ है कि जो बहुत बड़े बनते हैं, और उनकी छत के नीचे जो सती सावित्री का जो बताया जाता है, उसके पेड़ के नीचे उसको रखकर वो जिंदा हो गया। तो ऐसा जो है वो साइंटिफिक क्या है उसमें मालूम नहीं, लेकिन उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल गया, इसलिए वो बच गया, ऐसा हम साइंटिस्ट वाले मानते हैं। तो इस तरह से आपको जो आपका जो नारा है ये जरूरी है, ये बच्चों तक पहुंचना चाहिए, बड़ों तक पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से पेड़ का महत्व बढ़ेगा। और आप शायद ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, कम होने की वजह से हर समय लोगों को विनती की जाती है, और पानी के स्रोत बढ़ाने हैं, पानी को जमीन में डालना है, स्टॉक करना है, तो पेड़ों की बहुत जरूरत है। और पेड़ में सिर्फ बड़े पेड़ ऐसा ही नहीं होता, छोटे छोटे पेड़ आप लगा सकते हैं, कोई वेल भी लगा सकते हैं, ये सब आप करेंगे। और हमारे जिले में जो कुछ प्रोग्राम हमेशा चल रहे हैं, वैसे तो सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिला हम लकी है कि वहाँ कोई प्रदूषण का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ बहुत पेड़ है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ लगाने चाहिए। और जो एरिया होता है, एक सब जो 5 गुंठे जमीन होगी, उसमें थोड़ा एक लिमिटेशन रखना चाहिए, वहाँ तुमने 10 पेड़ लगाने हैं, 5 पेड़ लगाने हैं। ऐसी तरह से अब जब आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि ऐसे विचार शुरू से छोटे रहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर देश के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और चंद्रशेखर जी, हम आपके साथ रहेंगे, हमसे जो जहाँ जहाँ कुछ वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, हम पेड़ों के बारे में बताते रहेंगे। आपने मुझे बोलने की संधि दी, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरा यहाँ भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जी जी रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है, उससे हमें बल मिलता है। और आपने एक रचनात्मक पहल की है, जिसमें कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो जिंदल स्टील जैसी कंपनियां हैं, या बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वो अपने फंड इसके लिए देती हैं, रिलीज करती हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों को लगाने के लिए। तो इनका भी आपने बखूबी उपयोग किया है अपने जिले में। और स्कूली बच्चों के साथ जो आपका एक कैंपेन है, जो अभियान है, वो काफी सराहनीय है। और हम लोगों को भी, VCDD को भी इस विषय पर पहल करनी चाहिए, और ऐसे ही कारपोरेट कंपनी के साथ संपर्क बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और उनसे सहयोग हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। धन्यवाद। अब मैं अगले अतिथि वक्ता के रूप में अपने महाराष्ट्र ISMP एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य और वर्धा के हमारे जो अधिवक्ता एडवोकेट श्री ताम्रध्वज बोरकर जी हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आए ताम्रध्वज जी और अपनी बात हम लोगों के सामने रखें। ताम्रध्वज जी। हाँ सर, ISMP के अध्यक्ष चेयरमैन चंद्रशेखर जी, आपको सादर प्रणाम, और सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। जो आज वृक्ष लगाए और जीवन बचाए, ये जो आपने ये जो संगोष्ठी रखी है, वो एकदम अति उत्तम और एकदम बराबर है, क्योंकि
इसने संत तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र से है, उन्होंने लिखा है, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आवळती। यानी उनका ऐसी कहना है कि वृक्ष या पेड़ ये सगे संबंधी के जैसी है और वो मित्र है। क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं वो। और इसके बावजूद वृक्ष ये पेड़ ये मित्र है, क्योंकि वो किसी भी इसकी अपेक्षा नहीं करते क्या हमें ये मिलना चाहिए। उलट ये जो मानव है, इन्होंने जंगल काट के उनके इसमें अतिक्रमण किया है और उसका नतीजा ये हुआ है कि वो जो बिबट घुस गया हमारे घर में, यानी अपने इसमें अतिक्रमण ये मानव ने किया है करके ये हालत अभी अपनी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है और हमने ऐसी जैसी मिश्रा साहब है, मिर्गे साहब है, इन्होंने जैसी किसी का ये रहा बर्थडे रहा या कौन सा भी प्रोग्राम रहा तो उसमें हम क्या करते, उसको एक पेड़ देते। और एक हमने आज प्रेरणा ली है और वो प्रेरणा से हम वो प्रेरित होके सामने जो बच्चे लोग हैं वो भावी पीढ़ी है, उनके लिए एक ये अच्छी बात है। इतना बोल के मैं वृक्ष लगाए और जीवन बचाए ये कह के आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का आभार मान्य करता हूँ। बहुत बहुत आभार ताम्रध्वज जी, आपने अच्छा उदाहरण दिया है और आपने आदि कवि का उदाहरण दे करके हम सभी को प्रेरित किया है और हमें विश्वास है कि आज हम सब की ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी जिसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत आभार ताम्रध्वज जी। धन्यवाद सर। अब हमारे अगले अतिथि वक्ता के रूप में कोल्हापुर के निवासी और रत्नागिरी में भी निवास करने वाले आदरणीय तहसीलदार असगर अली साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें और अपनी बात रखें। तहसीलदार असगर अली साहब। हाँ, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। आज 30 अप्रैल 2023 वेबिनार लखनऊ पर्यावरण संरक्षण ISMP के स्वायत्त अंग स्वयंसेवी विकास और आपदा परिषद VCDD एक वृक्ष लगाइए और जीवन बचाइए। इस संगोष्ठी में आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, वैसे अभी बहुत से वक्ताओं ने अपने इस विषय पर बहुत ही अच्छे विचार हमारे सामने प्रकट किए हैं। वैसे तो पेड़ जो हैं यह मानव के जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। इससे कई प्रकार की बातें हमें प्राप्त होती हैं, औषधियां प्राप्त होती हैं, शुद्ध हवा प्राप्त होती है और इस प्रकार से पेड़ धरती की शान है। पेड़ हमारे धरती की शान है। पेड़ जीवन में जिस प्रकार से हम खाने पीने की चीजों को हम ध्यान रखते हैं, जितना खाने पीने की चीजों का ध्यान रखते हैं उससे अधिक हमें पेड़ों का ध्यान रखना आज आवश्यक बन गया है। क्योंकि आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो पूरा सीमेंट कंक्रीट का जंगल सभी तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। हम देखते हैं छोटे देहात थे वे अभी बड़ी मात्रा में वहां पर लोक संख्या आबादी बढ़ रही है,
शहरें तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है लोगों को, इतनी बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है और ये बड़ी भयानक समस्या हमारे सामने पेड़ों के कटने के कारण हमारे सामने आती जा रही हैं। इसलिए पेड़ों के बिना हमारा जीवन जो है वह असंभव है। मानव के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की दृष्टि से पेड़ हमारे लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकृति को जिंदा रखने के लिए पेड़ बचाना ही चाहिए। अगर हमें प्रकृति जिंदा रखनी है तो पेड़ों का लगाना आवश्यक है। पेड़ जो है वैसे देखा जाए तो धुआं और प्रदूषण इसको घटाने का काम करते हैं। वैसे जितने ज्यादा पेड़ हम लगाएंगे उतने उससे ही के साथ ही यह पेड़ों की कारण तूफानी पानी का जो बाढ़ की तीव्रता वगैरह जो होती है उसको हटाने का काम पेड़ करते हैं। इसलिए पेड़ों का होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर पेड़ जो है यह एक पेड़ अगर विचार करेंगे 50 वर्ष के उसके आयु में, पेड़ एक 50 साल के आयु में वायु प्रदूषकों को लगभग 80 पाउंड तक घटाने का काम करते हैं और एक पेड़ 50 वर्ष के जीवन काल में 32,000 पाउंड कीमत का ऑक्सीजन देता है। हम उसके यानी यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते, यानी क्योंकि कुदरती है, प्राकृतिक है यह सभी, और पेड़ के कारण हमें 32,000 पाउंड कीमत का ऑक्सीजन एक पेड़ के द्वारा मिलता है। तो इस प्रकार से यह अपरिमित इस प्रकार की सेवा या अपरिमित इस प्रकार की एक प्रकार की संपत्ति, एक प्रकार का धन मानव को पेड़ों के द्वारा मिलता रहता है। इसलिए यह जो है यहाँ घर के आसपास पेड़ रहना बहुत ही बेहद जरूरी है, जिसके कारण हवा का प्रदूषित होना कम हो जाता है। पेड़ों के बारे में अगर हम देखेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में पेड़ का महत्व है। पेड़ इतना जरूरी है कि अभी जैसे बताया गया कि जो साइंटिफिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के कारण यहाँ पर हमें जो अनाज खाने के लिए मिलता है, प्रकाश संश्लेषण हो या और अन्न तैयार करने की प्रक्रिया हो, इन सब बातों में यहाँ पर यह पेड़ों की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमें यह सब बातें मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हमें खाने के लिए साग सब्जी जो है वो भी हमें पेड़ों के द्वारा ही मिल जाती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो पेड़ों का अनन्य साधारण महत्व हमें प्राप्त होता है। पेड़ों के द्वारा कागज या प्रेस, सैलरी, पेंसिल, रबर आदि चीजें यह पेड़ों के द्वारा ही मिलती हैं। चिपकाने के लिए हमें गोंद की आवश्यकता होती है और वो गोंद भी हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पेड़ों में एक महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। पेड़ हमें नैतिक एक शिक्षा भी दे देता है। जैसे देखो यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई एक सज्जन आदमी, एक लुटेरा भी जाकर सोता है। यानी पेड़ जो है आदमी के साथ समान भाव का भावना रखता है, आप पर में भेदभाव नहीं रखता। मगर मानव को इस बात को भी सीखना है कि पेड़ सबके साथ समान व्यवहार करता है, परंतु मानव मात्र अपने स्वार्थ के कारण कई प्रकार के बातें करता है, कई प्रकार का व्यवहार करता है। यह एक शिक्षा हमें पेड़ों के द्वारा मिलती है कि हमें आप प्रभाव नहीं करना चाहिए। सॉरी। और इस प्रकार से यह जो है पेड़ बीमारियों में हमें कई प्रकार से मदद करती है। जैसे बताया गया है, पहले शुरू में हमारे कौशल जी ने बताया या हमारे चंद्रशेखर जी ने बताया कि पेड़ जो है नीम के पेड़ है या जामुन का पेड़ है या कई प्रकार के सब पेड़ जो हैं यह सभी औषधि हैं। साथ ही साथ पेड़ों के द्वारा मसाले बनाए जाते हैं और मसाले हमें मिलते हैं और मसालों के द्वारा हमारा खाने का जायका बढ़ जाता है और हम यह जो है ये बातें हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इसलिए पेड़ों को
यहाँ पर अनन्य साधारण भारतीय संस्कृति में महत्व है। भारतीय ऋषि मुनियों ने बहुत ही बड़ा यानी उसका महत्व बताया है। इतना ही नहीं, जैसे कहा हमारे इनामदार जी ने, वृक्षवल्ली अमा सोयरे वनचरी, यानी वृक्षवल्ली हमारे मेहमानों के समान हमारे साथ रहने वाले हैं, हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, इसलिए पेड़ों को लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ जो है बिल्कुल गर्मी में राहत देता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पेड़ों का जो पेड़ों के द्वारा हमें ठंडी हवा जो प्राप्त होती है, या इसका जो मजा है जो कब होता है, जब कोई राहगीर, रास्ते से चलने वाला राहगीर धूप में चलते जा रहा है और ऐसे धूप में अगर कहीं रास्ते में उसे पेड़ दिखाई दिया जाए तो वह पेड़ की छाया देखकर इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पेड़ से हमें ठंडी ठंडी हवा प्राप्त होती है। और यह पेड़ जो है धरती को बड़े सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। पेड़ ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मुद्रा प्रदूषण को दूर करने का एक अचूक उपाय यानी पेड़ है। यानी इतने लाभ पेड़ों के हमें होते हैं। पेड़ों से हमारा जीवन बिल्कुल लाभदायक है। बिल्कुल जैसे हम देखते हैं जो पेड़ों के कारण ही हमें जो बारिश प्राप्त होती है, बारिश के कारण हमें जल मिलता है और जल ही हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में जल नहीं है तो जीवन निरर्थक है, जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जीवन जीने के लिए हमें पेड़ों का आधार आवश्यक है। जल ही हमारा क्या है, जीवन है। इस प्रकार से अगर हम हमारे देश की आर्थिक उन्नति का मूल स्रोत अगर देखेंगे तो वह भी पेड़ ही है। पेड़ों के कारण ही हमारा विकास, आर्थिक विकास और भौतिक विकास भी हो सकता है। और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हवा की शुद्धता पेड़ों के कारण, साथ ही साथ यहाँ पर जो विशेषकर पेड़ क्या करते हैं, जो गैस जो है, जो निरर्थक और जो वायु है, इन सब को सोखने का काम, शोषण करने का काम वह पेड़ करते हैं। मनुष्य द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उसको वे शोषण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, और ऑक्सीजन के कारण ही आज मानव का जीवन आबादित है। और बिना पेड़ों से हम अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इतना अनन्य साधारण महत्व पेड़ों का हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह पेड़ों को बचाने के लिए हमें कई प्रकार के उपाय भी करना चाहिए। जैसे आज का विषय हमारा है पेड़ों का संवर्धन, पेड़ लगाइए जीवन बचाइए। यह जो है इसमें हमें यहाँ पर विशेषकर पेड़ लगाते वक्त खुशी के साथ लगाना चाहिए। मैंने एक चित्र देखा हुआ था, उस चित्र में यह था कि एक बूढ़ा वयस्क व्यक्ति अपने छोटे से अपने पोते को लेकर पेड़ लगा रहा है। यानी उसके पीछे एक भावना यह है कि मैं तो पेड़ लगा रहा हूं, मैं आगे मरने जा रहा हूं, मेरी मृत्यु अटल है, परंतु आगे चलकर यह पोता इस पेड़ को क्या करेगा, जिंदा रखेगा। यानी यह जो संकल्पना है यह हमें बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, आज की पीढ़ी के सामने यह संकल्पना हमें रखनी चाहिए और खुशी के साथ पेड़ लगाने चाहिए। और ताकि इस पेड़ लगाने की हमें खुशी के साथ लगाने के बाद उसकी प्रेरणा अन्य लोग भी ले सके। पेड़ों को हटाने के बारे में जो कभी कभी जो बातें होती है वह शहरी परिषद लेना चाहिए, संवाद होना चाहिए लोगों का, और पेड़ों को न हटाने की बात होनी चाहिए। पेड़ों को हमें मीडिया के द्वारा संपर्क रखना चाहिए। जैसे अखबार हैं, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, आजकल कई नए माध्यम भी हैं। इन माध्यमों का भी प्रयोग हमें पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कदम हमें जन जागृति करना चाहिए। समाज में पेड़ों का महत्व लोगों को बताना चाहिए और इस प्रकार से हमें जन जागृति करने के लिए सरकार की सहायता लेकर सरकार के साथ यहाँ पर हमें सहयोग देना चाहिए। जैसे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऐसा सरकार ने घोषणा दी, परंतु हमें सिर्फ घोषणा को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हमें जिम्मेदारी के साथ निभाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है
आम जनता का, सभी समाज सेवी संगठनों का, अन्य सभी जो सेवा दल हैं, इन सब का हमें सहयोग लेना चाहिए और सबके सहयोग के द्वारा हमें यहाँ पर पेड़ों का संवर्धन करना चाहिए और पेड़ों को बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि स्कूलों में जैसे कोई बर्थडे वगैरह मनाया जाता है तो उस वक्त स्कूलों में भी जिसका आज बर्थडे है उस लड़के के लिए पेड़ के पौधे उसे देना चाहिए और पेड़ ऐसे लगाने चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो पेड़ों का क्या है, यह खात्मा कम हो जाएगा और पेड़ बढ़ते जाएंगे। पेड़ बढ़ेंगे तो ये हमारा जीवन धरती के लिए अच्छा बनेगा और धरती हमारी जो है यह सुखदाम जैसे कहते हैं वह बन जाएगी। और प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं जो आते हैं उनको रोकने का एकमेव पर्याय है यह पेड़ लगाना। प्राकृतिक आपदाओं को, जैसे अभी अभी चर्चा होगी, जो कोरोना के काल में जो ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों को कितनी मुश्किलें आई सामने, और अगर इस प्रकार से पेड़ अधिक होंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और इस प्रकार से यह बात हमें आज के जवानों को भी सिखानी है और बुरी बलाओं से बचाने के लिए पेड़ जरूरी है। मानव द्वारा किए जाने वाले जो अनैतिक व्यवहार है उसके कारण पृथ्वी नष्ट होती जा रही है और इन्हें बंद करके नैसर्गिक ताकत का प्रयोग करना चाहिए। जल और वायु आबादी रखने के लिए वृक्ष संवर्धन जो है अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं यहाँ पर आप सबका, विशेषकर हमारे चेयरमैन चंद्रशेखर जी और अन्य सभीयों का मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ और यही कहूंगा कि पेड़ लगाना चाहिए और जीवन को बचाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार असगर अली साहब, आपका बड़ा ही सुझाव भरा ये बातचीत रहा है जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। और अभी हमारे साथ में हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी भी हैं साथ में। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन करें। प्रदीप जी का स्वास्थ्य अभी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो संबोधन नहीं देंगे, लेकिन आप सभी को नमस्कार जरूर करेंगे। संचार बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, इसके लिए श्री चंद्रशेखर जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थता महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अगले मीटिंग में हम बात करेंगे आपसे। धन्यवाद प्रदीप जी। और अब एक अनौपचारिकता ही है कि आज के इस बातचीत को हम औपचारिक रूप से विराम दें और इसके लिए हम अपने सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हमारे डिप्टी चेयरमैन पश्चिम क्षेत्र है श्री मिर्गे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। मिर्गे जी। हाँ सर, नमस्कार। हेलो। नमस्कार मिर्गे जी, आप समापन सत्र को आप संबोधित करके ओके। समाप्त करें। बंद हो गया। मिर्गे जी आवाज सुन रहे हैं? हेलो मिर्गे जी। हाँ, मिर्गे जी आवाज सुन रहे हैं?
मिर्गे जी का नेट प्रॉब्लम है। अभी आधा मिनट हम उनकी प्रतीक्षा कर लें, फिर वो जुड़ेंगे अभी। ऐसा महसूस हो रहा है कि मिर्गे जी की कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं आधुनिक कौशल मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से भी समापन की घोषणा करें। आज का दिन जो है वृक्ष लगाने से संबंधित जो एक विषय था, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे सारगर्भित रूप से उसकी व्याख्या किया और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने उसको सुना सबने, और आशा है भावी पीढ़ी के लिए ये सब उपयोगी होगा। दूसरा ये कि हमारे जो एक परिवार है, अब ये तो जीवन है, जीवन में तो क्या होता है कि सुखद क्षण बहुत कम रहते हैं और दुखद क्षण बहुत रहते हैं। तो हमारे सदस्य, हमारे जो सर हैं चंद्रशेखर जी, उनकी भतीजी का देहावसान प्रभु के चरणों में परसों ये दुखद समाचार हमको मिला, और उसके लिए सांत्वना के कोई शब्द नहीं रहते। ऐसे सांत्वना तो हम लोग देते हैं, लेकिन सांत्वना के ऐसी उसमें कोई शब्द नहीं रहते, बस मन रह जाता है ऐसा ही कि जहां आदमी कुछ कर नहीं पाता। दूसरा ये कि उनके ऊपर जो आघात लगा उसमें हम लोग सब सदस्य सम रूप से सहभागी हैं। दूसरा, हमारे उन्नाव जिले के मोहनलाल जी मिश्रा जो हैं हमारे सदस्य, उनकी पत्नी देव चरणों में लीन हो गई। अब 80 साल की उम्र में सहचर का चला जाना, इससे कठोर प्रभु का माने निर्णय क्या हो सकता है। आइए हम उनके लिए भी, उनकी पत्नी के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिल में व्रत कर लें। और अभी पता लगा, कल ही पता लगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के आबिद अली जी जो हैं, उनके भाई वाहिद अली जी का हार्ट अटैक से झारसुगुड़ा में देहावसान हो गया। ये सब दुखद बातें, हम उनके भी दुख में सहभागी हैं, उनके भी दुख में उनकी भाई साहब की आत्मा को शांति मिले, और उनके दुख में भी समरूप से सहभागी हैं। ऐसा समझ के हम ये आज के विषय में ये देखिए, 3 हमारे साथ, हमारे सदस्यों के साथ दुखद घटनाएं हुई।
तो मैं आशा करता हूं कि 2 मिनट का मौन लेकर हम लोग, जो हमारे बीच के लोग चले गए हैं, परिवार के लोग चले गए हैं, उनकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सर क्या यही समापन करें कार्यक्रम का? जी। तो मैं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों से इस कार्यक्रम के संबंध में उनसे आज्ञा लेना चाहता हूं। हम सब लोग फिर मिलें और इसी प्रकार के विषय के ऊपर हम लोग फिर से एक बार बोलें, ये कहते हुए मैं कार्यक्रम का समापन करता हूं। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबको मेरे तरफ से प्रणाम।